दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मनोज सर में। आज हमने जो टॉपिक लिया है सर्वनाम प्रोनाउन, वैसे तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन होता क्या है, हम ना इसकी जो ट्रिकी चीज़ें हैं वो हमें या तो अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती हैं या फिर वो चीज़ें हमें ज़्यादा हार्ड लगती हैं। उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। ज़्यादा गहराई वाली जो चीज़ें हैं, ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन ज़्यादा गहराई वाली जो चीज़ें हैं प्रोनाउन में या सर्वनाम में हम वही पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, हमने इन दोनों के जो टाइप्स लिए हैं, जो हिंदी में हमारे 6 टाइप होते हैं ना, वही हमने इंग्लिश में लिए हैं। इंग्लिश में हालांकि और भी होते हैं, है ना, 5-6 के करीबन और होते हैं, लेकिन वो हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं। हमने वो शामिल किए हैं जो कि हिंदी में होते हैं। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन देखेंगे हम। ठीक है। दूसरी बात इसकी डेफिनेशन, प्रोनाउन या फिर सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। देखिए, सर्वनाम में छिपा हुआ है सर्वनाम यानी शब्द का नाम, यानी वो शब्द ध्यान से सुनना, वो शब्द जो सबके नाम की जगह पे आ जाएं वो सर्वनाम होते हैं। यानी संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो वो शब्द जो सबके नाम की जगह आ जाए वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब आ जाइए प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इंग्लिश में कहते हैं सर्वनाम को ही प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह पे काम में आते हैं। ओके, ये तो हो गई इसकी परिभाषा की बात। तो मैं बता देना चाहूंगा आपको कि परिभाषा जो है वो सिर्फ हमें प्रोनाउन समझने के लिए आती है, लिखाई जाती है या समझाई जाती है। इसका एग्जामिनर जब पेपर बनाता ना तो इसके बारे में कुछ नहीं पूछता है। आज की ट्रिकी जो एग्जाम होने लग गई है उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आते कैसे वो समझेंगे हम आज इन्हीं के द्वारा, इनके टाइप्स के द्वारा। ठीक है, तो बात करें प्रोनाउन या सर्वनाम की, तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मैंने लिखा है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हिंदी में अगर सर्वनाम के विभाजन की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो ये 6 होते हैं। कितने होते हैं ये 6 होते हैं। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो शब्द होते हैं जो कि पुरुष को दिखाएं या फिर कर्ता या कर्म जो है उसमें कर्ता में जो हम यूज करते हैं उसको दिखाएं कि वो किस प्रकार का पुरुष है। अब पुरुष जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक शब्द छुपा हुआ, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ये वाचक, सब में वाचक छिपा हुआ, देखिए वाचक 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 वाचक। इस वाचक से क्या मतलब होता है? इस वाचक का मतलब होता है बताने वाला। किसके बारे में बताने वाला? अगर पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुष के बारे में बताने वाला। किसके बारे में बताने वाला? पुरुष के बारे में बताने वाला। यानी पुरुष के बारे में बताने वाला जो शब्द होते हैं वो कौन होते हैं? पुरुषवाचक शब्द होते हैं। अब बात करते हैं पुरुषवाचक के प्रकार की। पुरुषवाचक जो है हमारे हिंदी में 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 प्रकार मैंने बताए हैं, ध्यान से सुनना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों में उत्तम पुरुष जो है इसमें हम किसको काउंट करते हैं? उत्तम पुरुष में हम काउंट करते हैं मैं और हमको। यानी उत्तम पुरुष में 2 शब्द आते हैं, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, ये 3 शब्द आ गए। तू, तुम और आप। फिर यह, वह, ये, वो और वे, ये आ गए अन्य पुरुष में। ये तो हमने समझ लिया कि एक बार कि भाई ये पुरुष क्या होते हैं और
ये जो सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं तब कैसे, सॉरी कर्ता की जगह पे जब यूज किए जाते हैं तब हम कैसे यूज करते हैं इनको। जैसे मैं, हम, इन दोनों को करेंगे तो मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, वहां पे हमने क्या यूज कर लिया, मैं को यूज कर लिया। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हमने कर्ता को हमने हम कर्ता की जगह पे यूज किया हमको, तो यहाँ पे हम क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अगर कोई पूछे पुरुषवाचक का कौन सा टाइप है तो उत्तम पुरुष है, ठीक है। उसी प्रकार से तू, तुम और आप, तू जो है, तुम और आप आदर सूचक शब्द होता है, याद रखें, आप जो है वो आदर सूचक शब्द होता है, और तू और तुम जो है ये हम दूसरे यानी मध्यम पुरुष में शामिल करते हैं, तू, तुम और आप। फिर अन्य पुरुष की बात करें तो इसमें यह, वह, ये, वो और वे, ये चारों पांचों शामिल होते हैं। अब इसी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इन दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं जो, पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं जो कि पर्सन की जगह पे काम में आए, जो कि पर्सन की जगह पे काम में है। किसकी जगह पे, पर्सन की जगह पे काम में है। अब वही बात है, पुरुषवाचक शब्द वो होते हैं जो पुरुष की जगह पे काम में आते हैं, पुरुष को बताने के काम में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन की जगह पे काम में आते हैं। पुरुषवाचक में पुरुष 3 प्रकार के थे, उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दूसरा, और थर्ड पर्सन तीसरा। जिस प्रकार से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष थे, उसी प्रकार से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हो गए। अब अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट पर्सन ही हमारा उत्तम पुरुष है तो ये गलत नहीं होगा। दोबारा सुनिएगा, अगर मैं ये कहूं कि हमारे इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है वही हिंदी का उत्तम पुरुष है तो कुछ गलत नहीं है दोस्तों। गलत कैसे नहीं है, यहाँ हमने उत्तम में मैं और हम को शामिल किया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मैं जो कहने जा रहा हूँ, उत्तम में हमने शामिल किया मैं और हम को, तो हमें आई और वी को शामिल करते हैं फर्स्ट पर्सन में। दोस्तों इस बात पे गौर करिएगा, आई को हिंदी में मैं कहते हैं और वी को हिंदी में हम कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन, इसको अगर मैं कहूं हिंदी में इसे मध्यम पुरुष कहते हैं तो कुछ गलत नहीं है। यू जो है, यू, ये हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और मैं अगर कहूं यू के लिए हम हिंदी में तू, तुम और आप तीनों ही काम में लेते हैं। हिंदी में हम यू की जगह पे तू, तुम और आप तीनों ही काम में लेते हैं। जैसे मैंने मेरे छोटे क्लास में एक बैठे बच्चे को कहा तुम जाओ और बाहर जाके मुर्गे बन जाओ, तो यू, उसके लिए क्या काम में लूंगा मैं, यू, ठीक है, काम में ले लिया। और अगर मैं ऐसे कहूं कि तू खड़ा हो जा भाई, छोटा है उसको मैंने तू के नाम से बोल दिया कि तू खड़ा हो जा, तो मैं क्या लूंगा, यू। और अगर मैंने अपने से किसी बड़े के लिए आदर सूचक आप का इस्तेमाल किया, आप यहाँ कब आए, आप यहाँ कब आए, तो मैं क्या नाम लूंगा, यू। तो देखिए दोस्तों, हमने मध्यम पुरुष के तू, तुम और आप को इंग्लिश में क्या बना दिया, यू। कहने का मतलब है सिर्फ यू की सहायता से हम मध्यम पुरुष को पढ़ सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा गौर करने की बात है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, थर्ड पर्सन इंग्लिश में अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो मैं इसे हिंदी का अन्य पुरुष बोल सकता हूँ, इसे मैं हिंदी का अन्य पुरुष बोल सकता हूँ। और इसमें हम शामिल करते हैं ही, सी, इट और दे। ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह। यह है एक पुरुष के लिए यानी लड़के के लिए पुरुष जो कि लिंग की बात करें, है ना, तो पुरुष के लिए काम में आता है, और ये एक स्त्रीलिंग के लिए काम में आता है, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इट जो है,
इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स यानी नपुंसकलिंग की बात कर सकते हैं आप, ठीक है, तो उनके लिए काम में आता है इट। और दे की बात करें तो दे जो है इसका मतलब होता है वे या वो। तो दे को भी हम किस में शामिल करते हैं, उत्तम पुरुष में, अन्य पुरुष में, या फिर बोल सकते हैं थर्ड पर्सन में। तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया और क्या समझे हम ये समझे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। उत्तम पुरुष जो है वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। मध्यम पुरुष जो है वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। और दोस्तों बड़ी ही काम की बात बताने वाला हूं कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वो और वे, ये सारे के सारे इंग्लिश में हमने लिखे हुए हैं, जो कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे के नाम से बोले जाते हैं। और हिंदी के अन्य पुरुष को हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। तो इस पुरुषवाचक और पर्सनल प्रोनाउन के कंपैरिजन को हमने कर लिया है, पूरा कर लिया है। और अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो दोस्तों मैं दोनों का एक एक उदाहरण दूंगा आपको, उसी से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं। इंग्लिश में मैं बोलूंगा आई एम ए टीचर। अब सुनो दोस्तों, काम की बात अब आने वाली है, गौर कीजिएगा इस बात पे। काम की बात अब आने वाली है। काम की बात यह है कि मैं और जो आई है ये क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और ये दोनों क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट, और मैं क्या बन रहा है, कर्ता। काम की बात ये है दोस्तों कि हिंदी में मैं को हम कहेंगे कर्ता और आई को हम कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से हम और वी को भी यूज कर सकते हैं, तू, तुम, आप और यू को भी यूज कर सकते हैं, यह, वह, ये, वो, वे, या फिर ही, सी, इट और दे को भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने वाला हूं, याद रखना, ये कर्ता या सब्जेक्ट की जगह पे जो आते हैं, कर्ता और सब्जेक्ट की जगह पे जो आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। तो यहां से पुरुषवाचक और पर्सनल प्रोनाउन से हमने क्या सीखा कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। आगे हम बात करते हैं निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक शब्द देखिए, वाचक का मैंने ऊपर लिखा है बताने वाला, और निश्चय का मतलब निश्चित वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाला है। देखिए मैंने ऊपर लिखा है वस्तु और स्थान के बारे में। अब देखिए ये कंपैरिजन जो है ना, अन्य पुरुष का यह, वह, ये, वो और वे, और निश्चयवाचक में भी यह, वह, ये, वो और वे, इन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा। और आप लोग बड़े ही आराम से, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोग बड़े ही आराम से जब भी आपके सामने आएंगे तो आप इनको बिना देरी के पहचान लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको निश्चयवाचक के बारे में, उसके बाद में इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो होते कौन से हैं, जो कि किसी निश्चित वस्तु या स्थान के बारे में बता दें। दोबारा सुने, निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी निश्चित स्थान या वस्तु के बारे में बता दें। जैसे यह, वह, ये, वो और वे, यह, वह, ये, वो और वे। तो मैं लिखता हूं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो दोस्तों गौर करिएगा, यहाँ पे यह आया है और ये निश्चित वस्तु कौन है जिसके बारे में बता रहा है, पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के बारे में ये निश्चित
निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, और ये बता रहा है ये पुस्तक मेरी है, यानी पुस्तक की तरफ ये निश्चय इशारा कर रहा है। अब बात करते हैं वह, ये, वो और वे की। ये भी आप उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने वह लिख दिया यहाँ पे। यह का मतलब तो ये हो गया कि मेरे पास कोई चीज है, जैसे जैसे ध्यान करिएगा, जैसे मेरे पास है ये नोटबुक है, तो यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। और यही पुस्तक अगर दूर है, यही पुस्तक ये अगर दूर है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, वह लिख दूंगा। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, वह लिख दूंगा। वह मेरी पुस्तक है, दूर है उसके लिए वह, पास है इसके लिए यह है। ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं। अगर मेरे पास 2 या 3 पुस्तकें हैं तो मैं कहूँगा ये मेरी पुस्तकें हैं, और अगर यहाँ पे दूर है तो वो मेरी पुस्तकें हैं, वो मेरी पुस्तकें हैं। या फिर वे मेरी पुस्तकें हैं, दूर है उसके लिए वो मेरी पुस्तकें हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं। दोस्तों मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी आया तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा हम इनका कंपैरिजन करते हैं, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो यह, वह, ये, वो और वे आते हैं, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वो और वे आते हैं। तो दोस्तों पहचानेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, पहचानेंगे कैसे? तो गौर करिएगा इस बात पे, मैं जो लिख रहा हूं वो, कि मध्यम पुरुष के जो यह वह है, ये वो और वे जो होते हैं ये काम में आते हैं प्राणियों के लिए। किसके लिए? प्राणियों के लिए। यानी गौर से सुनिएगा इस बात को, ये बात ना मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। यह, वह, ये, वो और वे मध्यम पुरुष के लिए अगर यूज हो रहे हैं तो वो प्राणी के लिए यूज होते हैं। और अगर निश्चयवाचक के लिए यूज हो रहे हैं, और अगर यही निश्चयवाचक के लिए यूज हो रहे हैं, तो दोस्तों ये यूज होंगी किसके लिए? वस्तु या स्थान के लिए। ये किसके लिए यूज होंगे? वस्तु या स्थान के लिए, ठीक है। ओके, तो एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मध्यम पुरुष के लिए यही, यह, वह, ये, वो और वे यूज हो रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? वह यहाँ आया था, वह यहाँ आया था। दोस्तों बात करते हैं वह की, तो यहाँ पे वह किसके लिए है? अगर इसको पहचानना है वह किसके लिए आया है, इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि ये जो आया था ये हमें बताता है, क्रिया जो हो रही है ना, क्रिया वो हमें बताती है कि ये कौन है। तो आया था, कौन आया था भाई? आने का काम तो कौन करते हैं? प्राणी करते हैं। आने का काम कौन करते हैं? प्राणी करते हैं। तो ये प्राणियों के लिए यूज होने वाले वो कौन होते हैं? मध्यम पुरुष। तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष वाला वह हो गया। और इसी की जगह अगर मैं लिखूं वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो वह अगर आपको पहचानना है तो इसके साथ में जो कर्म आ रहा है वो हमें बताएगा। कर्म क्या है? घर। और ये कर्म क्या बता रहा है? कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया है तो दोबारा से कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब समझते हैं हम निश्चयवाचक के बाद में इंग्लिश के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है ये हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी में जिसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, उसे ही इंग्लिश में क्या कह देते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। है ना मजे की बात? हाँ, पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे पता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम एक ही चीज है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा डीपली पढ़ने की जरूरत है।
तो बात करते हैं निश्चयवाचक या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। निश्चयवाचक को अभी अभी हम समझ के आए हैं कि ये किसके लिए काम में आता है, वस्तु या स्थान के लिए। और इसमें यह वह ये वो और वे ये भी आते हैं जो कि अन्य पुरुष के लिए काम में आते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमने क्या किया दोस्तों, यह वह ये वो ये सारे के सारे हमने सिर्फ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में शामिल कर लिए और कहीं नहीं है दोस्तों, कहीं नहीं है। थर्ड पर्सन की देखो, ये रहा थर्ड पर्सन, और इसकी बात करें वह यह और दे वे, है ना। ये देखो यह वह ये रहे, वह दो तो वह रहे, और यह ये रहा, और वे या वो ये रहा, आ गया ना। हाँ, लेकिन समझने की बात है, ये तो हम वही बात किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमंस के लिए यानी प्राणियों के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर दिस दैट दीज दोज और सम की बात करें तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं, हम किसके लिए यूज करते हैं, दोनों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सुनिएगा, इस बात को गौर करिएगा कि ये ह्यूमंस के लिए भी यूज होते हैं और ये थिंग्स के लिए भी यूज होते हैं। ह्यूमंस के लिए भी यूज होते हैं और ये थिंग्स के लिए भी यूज होते हैं, है ना। मजेदार बात। अब देखिए, समझिए इस बात को। अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का दिस की बात करें तो दिस का मतलब होता है ये है, दिस का मतलब क्या होता है, ये है। और इट का मतलब भी यह होता है, दोनों का मतलब यह हो गया। दिस की अगर बात करेंगे तो ये एक प्राणी के लिए, एक वस्तु के लिए, दोनों के लिए आ सकता है। लेकिन अगर इट की बात करें तो ये सिर्फ एक थिंग के लिए आ सकता है, एक वस्तु के लिए आ सकता है। जैसे इट इज ए मार्कर, लेकिन गौर करिएगा इस बात पे कि मैं दिस इज ए मार्कर भी बोल सकता हूं, ये गलत नहीं है। दिस इज ए मार्कर भी सही है और इट इज ए मार्कर भी सही है। सही कैसे है, याद करिएगा, मैंने इट के लिए क्या बताया है, इट के लिए ये ह्यूमंस के लिए, लेकिन इट के लिए मैंने लिखा नहीं, सॉरी, इसके लिए। इट किसके लिए आता है, इट किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए, या फिर थिंग्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं नॉन लिविंग के लिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए। अब बात करते हैं दिस की। दिस के बारे में मैंने क्या बताया, ये ह्यूमंस और थिंग्स दोनों के लिए काम में आता है। तो इट इज ए मार्कर और दिस इज ए मार्कर, इट इज ए मार्कर और दिस इज ए मार्कर, दोनों सही हैं, ठीक है। दैट इज ए मार्कर, यही मार्कर अगर दूर है तो दैट इज ए मार्कर, और यही मार्कर अगर मेरे पास 2, 3, 4 की संख्या में है तो दीज आर मार्कर्स मेरे पास है, इसलिए दीज आर मार्कर्स। और अगर यही दूर हो तो दोज आर मार्कर्स। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, समझने की बात है, ठीक है। सम की बात करते हैं तो सम की बात करते हैं। सम एक ऐसा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सम एक ऐसा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि ये दिखाता है कि कुछ चीजें या कुछ ह्यूमंस जो है वहां हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ठीक है। सम आर कमिंग, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, कुछ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, हाँ, तो कौन आ रहे हैं, कुछ कौन आ रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ भी इशारा करता है। दोस्तों याद करिएगा इस बात की तरफ जो मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा गौर करने के बाद में समझिएगा। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सेंटेंस, ये इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द को हम प्रोनाउन में भी शामिल करते हैं और इसको हम एडजेक्टिव में भी शामिल करते हैं और इसको हम डिटर्मिनर में भी शामिल करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये। सम को हम प्रोनाउन में शामिल करते हैं, एडजेक्टिव में शामिल करते हैं, डिटर्मिनर में शामिल करते हैं। पहचानना कैसे है, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जब मैं इसकी अगली क्लास प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव की एक क्लास लूंगा जिसमें ये तीनों के तीनों प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर
प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डिटरमिनर तीनों की एक क्लास, सम्मिलित क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा दोस्तों कि सम प्रोनाउन कब बनता है, एडजेक्टिव कब बनता है और डिटरमिनर कब बनता है। अब वापिस आ जाइए इस बात पे जो हम पढ़ रहे थे कि सम आर कमिंग में सम क्या है, सम प्रोनाउन है दोस्तों। सम क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, तो मैं इसे कहूंगा ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है। दो प्रोनाउन में ये यूज हो सकता है दोस्तों। बहुत ही मजेदार बात है कि सम जो है वो डिटरमिनर भी है, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, और प्रोनाउन में भी ये दो में यूज हो सकता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। दोस्तों आगे पढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाचक यानी बताने वाला, और अनिश्चय यानी किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में, किसी अनिश्चित मनुष्य के बारे में, प्राणी के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा सुनिएगा दोस्तों, किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोस्तों इसमें हम शामिल करते हैं सिर्फ दो शब्दों को, कोई और कुछ, कोई और कुछ, कोई और कुछ। मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। गौर करिएगा दोस्तों, कोई आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, तो कोई कौन हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, दोबारा सुन लो, कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने कहा कुछ तो है दोस्तों, कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, कुछ तो है, ठीक है। कुछ तो करो, मान लीजिए मार्केट में, बाजार में गए हुए हैं और कुछ दंगा करने वाले लोग वहाँ पे दंगा कर रहे हैं, पुलिस वाले खड़े देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, अरे पुलिस वालों कुछ तो करो, ठीक है। तो कोई और कुछ दोनों क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए दोस्तों, क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब बात करते हैं इंग्लिश के इंडेफिनेट की। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों कि अनिश्चयवाचक और इंडेफिनेट दोनों एक ही चीज है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब देखिएगा कैसे इनमें कोई फर्क नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसी से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। मैंने कहा somebody is here कि यहाँ कोई तो है, यहाँ कोई है। दोस्तों अभी हम पढ़ के गए हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने कहा था कोई तो है, जिसमें हमने क्या कहा था, कोई तो है, तो कोई वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया था। उसी प्रकार से somebody is here का मतलब है यहाँ कोई है या फिर कोई तो है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, इसका मतलब भी कोई हो गया, somebody कोई तो है। कुछ तो है या कुछ तो करो या इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, समथिंग। इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, समथिंग। अब जो मैं बात बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन की सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है दोस्तों, थोड़ा गौर करके सुनिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। देखिए क्या बात है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो किसी भी शब्द में वन, बॉडी और थिंग, तीन चीजें बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन समझना है
अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन समझना है दोस्तों तो आपको समझना होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ कि वन बॉडी और थिंग, तीन चीजें हैं, वन बॉडी और थिंग, इन चीजों से बनने वाले, इन शब्दों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे सम, एक शब्द है सम, सम एक शब्द से समझाऊंगा, उसी से समझ जाओगे आप। इसमें मैं क्या लगा सकता हूं दोस्तों, थिंग लगा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। समथिंग का मतलब कोई वस्तु, समथिंग का मतलब कोई वस्तु, इसमें मैं वन लगा सकता हूं, समवन, समवन यानी कोई आदमी, समवन यानी कोई आदमी, और इसमें मैं बॉडी लगा सकता हूँ, BODY, बॉडी लगा सकता हूँ, समबडी, समबडी का मतलब भी होता है कोई आदमी। तो दोस्तों है ना मजेदार बात, एक शब्द था सम, उससे हमने थिंग, वन और बड़ी लगा के तीन शब्द बना दिए। उसी प्रकार से आप एनी में भी ये तीनों जोड़ सकते हो, एनी में भी ये तीनों जोड़ सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीथिंग कुछ भी, एनी वन कोई, एनी वन मीन्स कोई एक, और एनी बड़ी कोई भी। तो दोस्तों बड़ी ही मजेदार बात है ये कि आप थिंग, वन और बड़ी से तीन तीन शब्द बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं समबडी, समथिंग, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, है ना। और इसके अलावा आप एक शब्द और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नो शब्द होता है, नो में भी आप ये तीनों जोड़ सकते हो, नो वन कोई नहीं, नो वन का मतलब कोई नहीं, नो में थिंग जोड़ दिया, नथिंग कुछ भी नहीं, और न बड़ी का, नो में बड़ी अगर जोड़ दिया तो नो बड़ी हो गया, नो बड़ी का मतलब कोई भी नहीं। दोस्तों है ना मजेदार बात कि आप किस तरीके से देखें दोस्तों, इनको जो हम थिंग जोड़ रहे हैं, इनको हिंदी में, ये एक मजेदार बात और बताने वाला हूं, गौर करके सुनिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, शब्द निर्माण में काम में आती है। और वो क्या है, हिंदी में हम जिसे प्रत्यय कहते हैं, हिंदी में जिसे हम प्रत्यय कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो दोस्तों ये सफिक्स या प्रत्यय लगाते हैं तब जाके नए शब्द बनते हैं। याद करिएगा, हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो प्रत्यय निर्माण और उपसर्ग निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, इत, उत, इक ये जोड़ते हैं ना। जैसे प्रति में हमने अगर इक जोड़ दिया तो क्या हो गया दोस्तों, प्रत्येक हो गया। प्रति में अगर हमने इक जोड़ दिया तो प्रत्येक हो गया, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग जो है नए शब्द बनाते हैं। तो ये नए शब्द ही तो हो गए ना, नो और थिंग को हमने जोड़ा, नो में हमने सुफिक्स क्या जोड़ा, थिंग जोड़ दिया, तो क्या बन गया नया शब्द, नथिंग बन गया दोस्तों, नथिंग बन गया। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने निश्चयवाचक और इंडेफिनेट का कंपैरिजन कर लिया है दोस्तों। अगला हमारा आता है संबंधवाचक, अगला हमारा क्या आता है, संबंधवाचक। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं, ये कुछ कारक विभक्तियां लिखी है मैंने, ये इन्हें क्या कहते हैं, कारक विभक्तियां, ये कारक विभक्तियां जो है संबंधवाचक सर्वनाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, दोस्तों। दो चीजों से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से काम में देते हैं। जैसे मैंने कहा, राम का घर बहुत बड़ा है, राम का घर बहुत बड़ा है। दोस्तों इसमें का विभक्ति आ रही है, जो कि राम का संबंध किससे बता रही है, इस घर से बता रही है। राम का संबंध किससे बता रही है दोस्तों, इस घर से बता रही है। और ये विभक्ति जो है यही बताती है कि ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। इसके अलावा रा, रे, री, नाने भी हम काम में लेते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है अब। क्या? जैसे मेरा, मेरी, मेरा, मेरी और मेरे, मेरा, मेरी और मेरे। दोस्तों तीन शब्द हैं, तीन शब्द हैं हमारे पास, ये संबंधवाचक में शामिल होते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ जगह की कमी के कारण ये नहीं लिखे, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, उसका, उसकी, उसके। ठीक है, इस प्रकार से इस, इनका, इनकी, इनके, जिनका, जिनकी, जिनके, इसका, इसकी, इसके, ये सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे संबंधवाचक सर्वनाम है। अब एक एग्जांपल हम समझते हैं, मेरा, मेरी और मेरे। ठीक है, मैंने कहा, मैंने क्या कहा? वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। अब अगर कोई पूछे, आपको अंडरलाइन करके इसे दे दे कि मेरी क्या है, मेरी क्या है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है कि यहाँ पे वह भी सर्वनाम है और मेरे भी सर्वनाम है। कितनी मजेदार बात है दोस्तों कि वह भी सर्वनाम है और मेरी भी सर्वनाम है। लेकिन याद रखना, इसे आप पुरुषवाचक सर्वनाम की संज्ञा दोगे, इसे आप पुरुषवाचक संज्ञा की सर्वनाम की संज्ञा दोगे और अन्य पुरुष कहोगे। वह प्राणी के लिए कौन यूज होता है? वह। और ये किसके बारे में बता रहा है? बहन के बारे में। तो ये प्राणी के लिए यूज हो गया, और प्राणी के लिए यूज होने वाले कौन होते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक। और याद करिएगा, यह, वह, ये, वो और वे। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं मेरी की। तो ये बहन के बारे में बता रहा है। मेरी कौन बता रहा है? बहन के बारे में। इस बहन के साथ मेरा संबंध दिखा रहा है। संबंध दिखाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से हम क्या समझे कि संबंधवाचक सर्वनाम में मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों। जिनका, जिनके, जिनके, इनका, इनकी, इनके, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये कारक विभक्तियां जिसमें आ जाए दोस्तों, वो क्या कहलाती हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? बड़ी मजेदार बात बताने वाला हूं दोस्तों। संबंधवाचक हम पढ़ चुके हैं, और संबंधवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, थोड़ा गौर करिएगा इस बात पे। मैंने लिखा माई पेन, और इसके आगे मैंने लगा दिया दिस इज माई पेन, और एक मैंने लिख दिया दोस्तों दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। दोस्तों गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दो सेंटेंस में आपके कम से कम भी नहीं तो 5-6 डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन दो सेंटेंस में आपके 5-6 डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं इस दिस की। दिस को याद करिएगा, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है, यानी निश्चयवाचक। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये काम क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि दोनों ही ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। पहला ही डाउट हमारा यहीं पे क्लियर होता है कि अगर दिस के बाद में क्रिया आ रही है तब तो ये क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। और याद रखना दोस्तों, काम की बात आ रही है। अब अगर इसके बाद में करता आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों?
एडजेक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। और इससे भी ज्यादा काम की बात अब आने वाली है दोस्तों कि ये आपका सब्जेक्ट कैसे हुआ, ये आपका सब्जेक्ट कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो ये हो रहा था, यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, इसके तुरंत बाद वर्ब आ रही है, इसके बाद में तो नहीं आ रही है, इसके पहले है, इसके बाद में वर्ब आ रही थी दोस्तों, इसके बाद में वर्ब नहीं आ रही है, एक बात। दूसरी बात, इसके बाद में तो एक संज्ञा आ रही है, नाउन आ रहा है, और ये संज्ञा के पहले अगर आ जाते हैं दिस दैट दीज दोज, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात अब आने वाली है दोस्तों कि दिस दैट दीज दोज और सम अगर किसी संज्ञा के पहले, अगर किसी नाउन के पहले आ जाते हैं तो दोस्तों ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव बन जाते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं माई की और माइन की दोस्तों, माई की और माइन की। तो दोस्तों मैंने अभी बात क्या कही आपको कि दिस दैट दीज दोज के बाद में ये एडजेक्टिव कब बनते हैं? जब इनके बाद में एक संज्ञा आ जाती है। तो दोस्तों माई के बाद में भी तो क्या रही? संज्ञा आ रही है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है दोस्तों, यही टॉपिक, यही चीजें कल के टॉपिक में प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डिटरमिनर के कंपैरिजन जब हम करेंगे दोस्तों वहां भी पढ़ेंगे दोस्तों। अभी सिर्फ समझ लीजिए। अब बात करते हैं माइन की। तो दोस्तों सीधी सी बात क्या है कि माइन आपका क्या है? प्रोनाउन है दोस्तों। माइन क्या है? प्रोनाउन है। देखिए एक छोटी सी बात, जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तब हमें समझाई जाती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है दोस्तों? या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन जो वर्ब के बाद में आ रहा है, क्या ये प्रोनाउन नहीं होगा? होगा दोस्तों। अब आपके जहन में एक बात जरूर आ सकती है, सर वर्ब के बाद में तो ये भी आ रहा है, तो ये आपका प्रोनाउन क्यों नहीं बना? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो इसके बाद में आ रहा है संज्ञा यानी ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाद पहले अगर माई आ जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ओके दोस्तों, ये था डेमोस्ट्रेट पजेसिव प्रोनाउन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और दोस्तों, यहाँ माइन, योवर्स, आवर्स, हिज, हर, इट्स और देयर्स ऐसे लगे हुए सब में गौर करना इस बात को। अगर आपने लिख दिया दिस इज योर, दिस इज योर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दिस इज योर्स करना होगा, दिस इज योर्स, ये आपका है, ये आपका है। यहाँ अगर इसे सर्वनाम दिखाना है तो इसमें एस लगाना होगा। और अगर आपने योर कर दिया ना दोस्तों, तो गौर करिएगा इस बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। योर अगर आपने कर दिया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद में हमें नाउन लगाना होगा दोस्तों, वरना ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। दिस इज योर पेन करना होगा, दिस इज योर कार करना होगा, दिस इज योर ड्रेस करना होगा, दिस इज योर फादर करना होगा, दिस इज योर ब्रदर करना होगा, तब जाके ये सही होगा अगर योर कर रहे हैं तो। और सिंपल सी बात है, अगर हमें एडजेक्टिव नहीं बनाना है इसे तो हम योर्स कर देंगे और पेन को मिटा देंगे दोस्तों, इस पेन को मिटा देंगे। अगर हमने एस लगा के पेन लगा दिया तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे हमारा है प्रश्नवाचक। सिंपल, आसान और सबसे सरल अगर कोई सर्वनाम है दोस्तों, अगर कोई सर्वनाम है तो दोस्तों यही है। कहते हैं जन्नत कहीं है, कश्मीर के लिए कहा जाता है जन्नत कहीं है, तो यही है। तो दोस्तों सबसे आसान कोई सर्वनाम है तो यही है। कैसे? आपको सिर्फ ढूंढना क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ढूंढना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और वो वाचक जो कि प्रश्न के बारे में बताएं, वो वाचक जो प्रश्न के बारे में बताएं प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे सब्जेक्ट की जगह पे, कर्ता की जगह पे कब, क्यों, कहा, क्या, कैसे, कौन, कहाँ आ जाए। कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, हाँ, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन जा रहा है साथ, कौन जा रहा है,
कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, ऐसे सब दोस्तों प्रश्नवाचक होते हैं, ऐसे दोस्तों प्रश्नवाचक होते हैं। इसके इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है इसमें हम व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, हु, हुज, वेयर। देखिए हु, व्हेन का मतलब कब, व्हाई का मतलब क्यों, व्हाट का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन और वेयर का मतलब कहाँ। ये सब हम अगर प्रश्न कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं दोस्तों, ये सब हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा बचा है निजवाचक सर्वनाम, और इधर हमारा बचा है एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, निजवाचक जो है वो होते हैं जो खुद के बारे में बताए, खुद के बारे में बताने वाले निजवाचक होते हैं। उसी प्रकार से खुद के बारे में बताने वाले, यानी किसी भी शब्द से कोई भी पर्सन हो, कोई भी पुरुष हो, उत्तम हो, मध्यम हो या अन्य हो, अगर वो खुद के बारे में बता रहा है तो हमारा एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ओके, जैसे 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 मैंने कहा तुम यह काम खुद ही कर लेना, खुद ही। अब देखो, खुद ही कर लेना। अब देखिए दोस्तों, दो बातें हैं, बड़ी ही मजेदार बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुम यह काम खुद ही करने लेना, तुम यह काम खुद ही कर लेना, और इसी की जगह पे मैं लिख सकता हूं तुम यह काम अपने आप ही कर लेना, अपने आप ही कर लेना। दोस्तों दोनों बात एक ही हैं, लेकिन याद रखना यहाँ जो ये आप आया ये तुम के लिए आया है, ये आप तुम के लिए आया है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख तो दिया ये, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे यू, और ये जो खुद लिख रहे हैं, ये जो खुद लिख रहे हैं खुद ही, यहाँ पे क्या आएगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब यहाँ पे योर सेल्फ आएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा दोस्तों, याद रख लेना इस बात को। अब बात करते हैं निजवाचक की दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है ये, थोड़ा गौर लगा के सुनिएगा। यहाँ हमने यूज किया है आपको, और हमारा मध्यम पुरुष में भी एक यूज होता है आप। दोनों में फर्क कैसे करेंगे दोस्तों, दोनों में फर्क कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दोस्तों, मैंने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो मैं अब बताने वाला हूँ, गौर करिएगा इस बात पे। मैं लिख रहा हूं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दोस्तों इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क ये है, इनमें फर्क ये है, ये तो होता है कहने वाला, ये तो होता है कहने वाला, ये होता है सुनने वाला, ये होता है दोस्तों सुनने वाला, और ये होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए दोस्तों, जिसके बारे में बात की जाती है या की जाए, ये दोस्तों तीसरा यानी अन्य पुरुष होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ हमने आप को शामिल किया है, यहाँ हमने आप को शामिल किया है, यानी सुनने वाला जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं, आप कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आप कहते हैं। लेकिन यहाँ याद करना, सुनने वाले को हम आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ निजवाचक में ये उत्तम पुरुष के रूप में खुद के लिए यूज होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा। तो मैं के लिए यानी उत्तम पुरुष के लिए, ये खुद के लिए यूज जब हम करते हैं तब हम आपका यूज करते हैं दोस्तों। याद करना, यहाँ ये सुनने वाला नहीं है, यहाँ ये सुनने वाला नहीं है, यहाँ तो ये बता रहा है मैं अपने आप ही कर लूँगा। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात में हुआ।
आप एक वकील थे। आप एक वकील थे। दोस्तों यहाँ पे हमने आप यूज किया है, किसके लिए यूज किया दोस्तों? गांधी जी के लिए किया है। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ है, गुजरात में हुआ था। आप एक वकील थे, तो दोस्तों आप कौन? गांधी जी। तो यानी पहला प्रश्न जो है उत्तम पुरुष जो है उसके लिए हम खुद के संदर्भ में इसका यूज करते हैं दोस्तों। अब अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया और अच्छी अच्छी क्लासें और मिलती रहें, तो दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, मुझे और उत्तेजित करने के लिए, मुझे प्रबलन या सहारा देने के लिए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।